हाँ तो बच्चों, आज जो मैं करवा रहा हूँ ये सेकंड पार्ट है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है और जो फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया है उसमें काफ़ी कुछ कवर हो गया है। तो यहाँ पर ये सेकंड पार्ट है और इसमें काफ़ी कुछ पहले ही कवर हो चुका है, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर थोड़ी कम चीज़ें ही पढ़ने को मिलेंगी। एक बात और कि जो चीज़ें मैंने फर्स्ट पार्ट में अच्छे से बता दिया है तो उस चीज़ को मैं ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, तो बच्चों समझते हैं कि मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम इसको मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं, हम इसे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं और हम इसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो ये 2 पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, पार्टनरशिप के लिए क्या चाहिए होता है, पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम के लिए पार्टनरशिप एक्ट में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। तो मिनिमम पार्टनर कितने होने चाहिए, 2। मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा। इसके लिए क्या है, कंपनी एक्ट के सेक्शन 464 में जाना पड़ता है। इसके प्रोविजंस कंपनी एक्ट के सेक्शन 464 में लिखे हुए हैं। वहाँ पर कहा गया है कि मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो मैक्सिमम पार्टनर 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एक रूल है, रूल 10 है ऑफ कंपनीज एंड मिसलेनियस रूल 2014। तो कंपनीज एंड मिसलेनियस रूल 2014 में रूल 10 के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैक्सिमम लिमिट बताई है कि मैक्सिमम कितने होंगे, 50 होंगे। ठीक है, वैसे ये 60 भी हो सकता है, ये 70 भी हो सकता है, ये 80 भी हो सकता है, मैक्सिमम 100 तक हो सकता है, क्योंकि कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है कि 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जितना बढ़ाती जाएगी बढ़ा सकती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक लिमिट तक ही बढ़ा सकती है। मैक्सिमम सेंट्रल गवर्नमेंट 100 तक कर सकती है। दूसरी बात है बच्चों, एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप का जो दूसरा फीचर है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये एग्रीमेंट क्या होता है बच्चों, एग्रीमेंट के बारे में मैंने बता दिया था। हाँ, एग्रीमेंट को समझने के लिए पिछली वीडियो में जाकर देख लेना। एग्रीमेंट में क्या होता है कि पार्टनरशिप को बनाने के लिए एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो पार्टनरशिप नहीं बन पाएगी। ठीक है, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है। बेटर होता है कि एग्रीमेंट रिटन हो, रिटन एग्रीमेंट को ही हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को तुम पिछले वीडियो में जाके देख लेना, काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं कि पार्टनरशिप के लिए तीसरी चीज़ क्या चाहिए। तीसरी चीज़ है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। हाँ बच्चों, यहाँ से अच्छे से समझना स्टार्ट करते हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, देखो बच्चों, पार्टनरशिप तभी कहलाएगा जब कोई बिजनेस हो। जब कोई बिजनेस ही नहीं होगा तो पार्टनरशिप नहीं हो सकता। बिजनेस को अगर हम 2 पार्ट्स में तोड़े तो 2 वर्ड बनते हैं, बिजीनेस। बिजीनेस का मतलब होता है किसी काम में अपने आप को बिजी रखना, वही बिजनेस होता है। चलो और अच्छे से इसको समझते हैं थोड़ा सा, बिजनेस क्या होता है। बिजनेस में चलो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि बिजनेस क्या नहीं होता। बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि मान लो 2 लोग हैं। ठीक है, 2 लोग हैं और उन्होंने क्या किया, दोनों आपस में मिल गए और दोनों आपस में मिलने के बाद उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी। प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उस प्रॉपर्टी को रेंट पर लगा दिया उन्होंने। रेंट पर लगाने के बाद जो भी रेंट आता है दोनों आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, तो अगर 2 लोगों ने मिलकर कोई प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी से जो भी रेंट आ रहा है दोनों मिलकर आपस में बांट लेते हैं। तो दोनों मिलकर अगर आपस में बांट लेते तो ये इनकम उनके पास आ रही है, वहाँ पर उनको कोई काम नहीं करना पड़ रहा, यानी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, बिना काम किए उनके पास इनकम आ रही है। तो बच्चों बिजनेस नहीं है। ठीक है, वो पार्टनरशिप नहीं है, उसे हम बोलेंगे को ओनरशिप। ठीक है, क्या बोलेंगे, को ओनरशिप, यानी कि उस प्रॉपर्टी के 2 मालिक हैं तो उसे हम को ओनरशिप बोलेंगे, उसे हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। पार्टनरशिप के लिए क्या ज़रूरी है, बिजनेस का होना। ठीक है, दोनों के दोनों मिलकर बिजनेस करें। बिजनेस का मतलब एक्टिविटी करें, कुछ ना कुछ काम करते रहें। ठीक है, अगर जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैं फिर से बताता हूँ। जैसे अगर ये 2 लोग हैं, मान लो ये रामू है और ये शामू है। बच्चों इन दोनों ने थोड़े थोड़े पैसे लगाए, मान लो 10 लाख रुपए इसने लगाए और 10 लाख रुपए इसने लगाए, तो टोटल मिलाकर 20 लाख रुपए हो गए। अब 20 लाख रुपए की इन्होंने क्या की, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली। मान लो कि कोई बिल्डिंग खरीदी और बिल्डिंग खरीद के उसको रेंट पर लगा दिया। इस बिल्डिंग को इन्होंने क्या किया, रेंट पर लगा दिया। तो बच्चों रेंट पे लगाने के बाद रेंट हर महीने इनको रिसीव होगा और जो भी रेंट आएगा तो शामू और रामू दोनों मिलकर बांट लेंगे। तो क्या ये पार्टनरशिप है, तो आंसर है नहीं, ये है को ओनरशिप। क्या बच्चों, को ओनरशिप इसको बोल सकते हो तुम,
को ओनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप नहीं है ये पार्टनरशिप क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया जा रहा, कोई एक्टिविटी नहीं की जा रही है, ठीक है। हुआ क्या, इन्होंने बस बिल्डिंग खरीद के छोड़ दी, रेंट आ रहा है, बांट रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, तो ये कोई बिजनेस नहीं है, और बिजनेस नहीं है तो ये पार्टनरशिप भी नहीं है। तो पार्टनरशिप के लिए क्या ज़रूरी है? बिजनेस होना चाहिए, कोई काम होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है, कोई काम होगा तभी वो बिजनेस है। नेक्स्ट है बच्चों प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टनरशिप तभी हो सकता है जब दोनों का मकसद प्रॉफिट को बांटने का हो। अगर प्रॉफिट को बांटने का मकसद नहीं है तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें, जैसे कि मान लो कि रामू और शामू ने 10-10 लाख रुपए मिलाए, और 10-10 लाख रुपए मिलाने के बाद दोनों के पास इकट्ठे हो गए टोटल 20 लाख रुपए। अब दोनों के पास 20 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। अब रामू और शामू क्या करते हैं कि इस 20 लाख रुपए से कहते हैं कि हम दान करेंगे, ठीक है, हम चैरिटेबल पर्पज़ से कोई काम स्टार्ट करेंगे, और जो भी इस 20 लाख से जो भी हम इनकम कमाएं, या इस 20 लाख रुपए को ही हम लोगों में, गरीब लोगों में, अनाथ लोगों में, बूढ़े लोगों में, इन सब में बांटेंगे। तो बच्चों क्या ये बिजनेस है? आंसर है नहीं, ये एक तो बिजनेस भी नहीं है, और दूसरा क्या यहाँ पर प्रॉफिट का मोटिव है? प्रॉफिट का मोटिव भी यहाँ पर नहीं है। तो वैसे तो यहाँ पे प्रॉफिट का कोई मोटिव नहीं है, और अगर प्रॉफिट का कोई मोटिव नहीं है तो ये बिजनेस भी नहीं है, और दूसरा ये यहाँ पे प्रॉफिट का मोटिव भी नहीं है। तो ये मतलब बिजनेस भी होना ज़रूरी है और साथ में प्रॉफिट का मोटिव भी होना ज़रूरी है। चैरिटेबल पर्पस से किया गया कोई भी काम पार्टनरशिप नहीं हो सकता, ठीक है, इतना समझ आ गया बच्चों। चैरिटेबल पर्पस से स्टार्ट किया गया कोई भी काम पार्टनरशिप नहीं होता। अगर इन दोनों ने मिलकर कोई चैरिटेबल काम स्टार्ट करते हैं, चैरिटी का काम स्टार्ट करते हैं, दान पुण्य का काम स्टार्ट करते हैं, तो ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि इन दोनों का मकसद प्रॉफिट मोटिव नहीं है। तो प्रॉफिट का मकसद होना ज़रूरी है। अगली चीज़ क्या बच्चों? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। मान लो रामू, शामू और तीसरा है दामू। अब बच्चों इन तीनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया। मान लो इन्होंने कोई बिजनेस भी स्टार्ट किया और 10-10 लाख रुपए तीनों ने लगाए, ठीक है। अब इस केस में 10-10 लाख रुपए तीनों ने लगाए। मान लो कि प्रॉफिट हुआ 3 लाख रुपए का, तो रामू बोलते हैं कि सारा का सारा प्रॉफिट मैं लूँगा, तुम दोनों को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बच्चों ये पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट की शेयरिंग नहीं हो रही है, ठीक है। और मान लो अगर ये दोनों एग्री भी हो जाते हैं तो भी ये पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट का शेयरिंग नहीं हो रहा। बहुत ज़रूरी है कि प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट कमाया जाए उसका शेयरिंग होना चाहिए, प्रॉफिट का बंटवारा होना ज़रूरी है। अगर कोई भी पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करता है और अगर आपस में प्रॉफिट को नहीं बांटते हैं वो, तो वो किसी भी तरह से पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। मैंने क्या कहा था कि बिजनेस को सारे पार्टनर्स मिलकर चलाते हैं, तो कैरिड ऑन बाय ऑल मतलब सारे के सारे मिलकर चलाएंगे, सबके सब मैनेजमेंट करेंगे। वैसे कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि सबके सब मैनेजमेंट करें, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा, मान लो एक फर्म के अंदर अगर 40 पार्टनर्स हैं और 40 मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें, ठीक है, चारों बिजनेस को, 40 के 40 मैनेजमेंट को, बिजनेस को चलाए, तो डिसीजंस काफ़ी रॉन्ग हो सकते हैं। तो ऐसा ज़्यादातर नहीं होता। हाँ, ये है कि उन सब की तरफ से किसी को चुन लिया जाता है, कुछ को चुन लिया जाता है, वही सारे डिसीजंस लेने का काम करते हैं, ठीक है। तो बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, तो बिजनेस सब मिलकर चलाते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पर सबकी सहमति ज़रूरी होती है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पर सबकी सहमति ज़रूरी नहीं होती। यानी कि कुछ ऐसे भी काम है जहाँ पे सबकी कंसेंट चाहिए, सबकी सहमति चाहिए, और कुछ काम ऐसे भी है जहाँ पर सबकी सहमति के बिना भी काम हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे पढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल यानी कि पार्टनरशिप का बिजनेस सब मिलके चलाते हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर ये भी हो सकता है कि उन सब की तरफ से किसी को अपॉइंट किया जाए, किसी को चुना जाए, उन सब की तरफ से किसी को अपॉइंट किया जाए, किसी को चुना जाए, और वो सबके लिए काम करे। इसको बोलेंगे एक्टिंग फॉर ऑल। जिसको चुना जाएगा वो सबके लिए काम करेगा। मान लो बच्चों इसी बिजनेस की बात करते हैं, रामू, शामू और दामू, ये 3 लोग हैं, ठीक है। अब होता यह है कि शामू अपने काम में, मान लो शामू को ज़्यादा अच्छी नॉलेज नहीं है, दामू को भी ज़्यादा अच्छी नॉलेज नहीं है,
लेकिन रामू बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, रामू को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, रामू को बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो इस केस में ये सब मिलके मतलब ये अपॉइंट कर सकते हैं रामू को कि रामू हमारे बिजनेस में, हमारे पार्टनरशिप में जो भी डिसीजन लेने तुम लो। तो इस केस में रामू जो भी डिसीजन लेगा वो इन सब को बाइंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि चाहे तो बिजनेस को सब मिलके तीनों मिलके चला सकते हैं, ये तीनों मिलके चला सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सब मिलके किसी एक या दो या तीन को चुने और वो अकेला बिजनेस को चलाए, ठीक है। और अकेला बिजनेस को चलाएगा लेकिन एक्टिंग फॉर ऑल। एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब सबकी तरफ से, यानी कि इसका डिसीजन जो भी होगा वो सबकी तरफ से होगा, यानी कि जो डिसीजन ये लेगा वो डिसीजन सिर्फ रामू की तरफ से नहीं, सबका डिसीजन माना जाएगा, ठीक है। जो डिसीजन ये लेगा वो डिसीजन सबका होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, सब मिलकर बिजनेस को चला सकते हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर इन सब की तरफ से कोई एक बिजनेस को चला सकता है। बच्चों इतना समझ में आ गया? एक भी चला सकता है, या इन सब की तरफ से क्या ऐसा भी हो सकता है ये सब मिलकर दो को अपॉइंट कर दें, क्या पता तीनों मिल जाए और तीनों ने डिसाइड किया कि डिसीजन रामू लेगा और शामू लेगा, दामू कोई डिसीजन नहीं लेगा, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर केस में तीन ये डिसीजन ना ले। कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पर सबकी कंसेंट ज़रूरी होती है। जैसे कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, तो अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो वहाँ पर इन दोनों की मर्ज़ी नहीं चलेगी, वहाँ पर इन तीनों की मर्ज़ी चाहिए, इन तीनों की सहमति चाहिए, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते आगे, म्यूचुअल एजेंसी। ये म्यूचुअल एजेंसी क्या है बच्चों? चलो म्यूचुअल एजेंसी के पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो एग्जाम्पल यही रहने देता हूँ, मिटाता नहीं हूँ। मान लो बच्चे तीन पार्टनर हैं, रामू, शामू और दामू, ठीक है। मान लो कि रामू ने कहीं से कोई लोन लिया, और लोन कितने का है? लोन है 5 लाख रुपए का। तो इस केस में बच्चों अगर रामू ने लोन लिया है तो इस केस में रामू ने लोन किससे लिया है? मान लो कि रामू ने लोन लिया है दीपू से, इसका नाम देते हैं दीपू। रामू ने लोन किससे लिया? दीपू से लिया है। तो इस केस में बच्चों दीपू अपना, देखो फिर से सुन लो, तीन पार्टनर है रामू, शामू, दामू। रामू ने क्या किया? लोन लिया है 5 लाख रुपए का, किससे लिया है? दीपू से लिया है। तो इस केस में बच्चों दीपू अपने लोन की रिकवरी के लिए अपने लोन को जब वापस मांगने जाएगा तो वो रामू के पास भी जा सकता है कि मेरा लोन का पैसा दो, वो इसके पास भी जा सकता है कि मेरा लोन का पैसा दो, और वो इसके पास भी जा सकता है कि मेरा लोन का पैसा दो, तीनों के पास जा सकता है। अच्छा, अब मान लो कि जब दीपू अपना पैसा मांगने जाएगा रामू से तो रामू दे सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दीपू पहुंच जाए शामू के पास कि मेरे से लोन लिया गया है, लोन का पैसा दो 5 लाख रुपए। तो शामू ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं लोन का पैसा क्यों दूं, लोन तो रामू ने लिया है, तो रामू से जाकर मांगो। तो बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि क्योंकि रामू कोई भी काम करेगा उस काम से शामू बंध जाएगा और दामू भी बंध जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर मान लो इसी तरह से दीपू अगर जाता है दामू से पैसे मांगने के लिए, तो दामू ये नहीं बोल सकता कि जाओ रामू से मांगो, रामू ने तुमसे उधार लिया है, मैं क्यों दूँ, मैं तो बीच में आऊँगा ही नहीं, मैं नहीं दूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। मतलब दामू को भी देना पड़ सकता है, क्योंकि दामू भी बंधा हुआ है। यानी कि इन तीनों पार्टनर में से कोई भी पार्टनर काम करेगा तो उस काम से सारे बाइंड हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं बच्चों एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप। यानी कि आपस में इन तीनों के अंदर एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन पाया जाता है। हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है और हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल है। इसका मतलब रामू इन दोनों का प्रिंसिपल है, रामू इन दोनों का एजेंट भी है, शामू इन दोनों का प्रिंसिपल है और शामू इन दोनों का एजेंट भी है। इसी तरीके से दामू इन दोनों का प्रिंसिपल भी है, दामू इन दोनों का एजेंट भी है। बच्चों इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप। एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप क्या होता है बच्चों, और अच्छे से समझ लो।
एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप में होता है कि अगर एजेंट कोई भी काम करता है तो उसका प्रिंसिपल उस काम से बाउंड हो जाता है, बंध जाता है और जिम्मेदार होता है। ठीक है, यानी कि मान लो जैसे रामू ने 5 लाख का लोन लिया तो रामू इन दोनों का एजेंट है। अगर रामू ने 5 लाख का लोन लिया है तो उस 5 लाख को जब वापस किया जाएगा तो रामू भी जिम्मेदार है, शामू भी जिम्मेदार है और दामू भी जिम्मेदार है। ये सभी जिम्मेदार हैं। रामू अपने काम से इनको भी बांध सकता है, इनको भी बाइंड कर सकता है। बात समझ आ गई बच्चों? चलो अच्छा, एक बात और बताता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि रामू कोई भी काम करे और ये दोनों उस काम से बाउंड हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बच्चों। कहा गया है कि रामू अपने किसी भी काम से इन दोनों को मजबूर कर सकता है, बांध सकता है, जिम्मेदार ठहरा सकता है जब रामू उस काम को विद इन अथॉरिटी करे। और विद इन अथॉरिटी क्या होता है बच्चों? रामू उस अधिकार, यानी कि जब भी पार्टनरशिप बनती है तो पार्टनर्स को कुछ अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, तो रामू के पास जो अधिकार होंगे, जो अथॉरिटी होगी, रामू अगर उस अथॉरिटी के अंदर कोई काम करता है तब ये दोनों बाउंड होंगे, वरना ये दोनों बाउंड नहीं होंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो रामू ने दीपू से 50,000 रुपये उधार लिया अपनी बेटी की शादी के लिए। तो बच्चों इस केस के अंदर यहाँ पर रामू को अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा लोन लेने का अथॉरिटी नहीं था। यानी कि इस केस में शामू और दामू बाइंड नहीं होंगे। यानी कि जब दीपू पैसे मांगने जाएगा तो दीपू पैसा सिर्फ रामू से मांगेगा, शामू और दामू से नहीं मांग सकता। क्यों नहीं मांग सकता बच्चों? वो इसलिए नहीं मांग सकता क्योंकि ये अथॉरिटी के बाहर जाके काम कर रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो इसी रिलेशन को हम बोलते हैं एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन, जिसमें दो यानी कि सारे के सारे पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट होते हैं। अगर कोई भी पार्टनर कुछ भी काम करता है तो वो पार्टनर खुद भी जिम्मेदार होता है और साथ में दूसरे पार्टनर को भी जिम्मेदार ठहरा देता है। यानी कि खुद भी बाउंड होता है, साथ में दूसरा भी बाउंड हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसी को बोलते हैं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। बच्चों इसी को ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। कभी भी तुम्हें पता करना है कि कोई भी बिजनेस जो है वो पार्टनरशिप है नहीं है, तो तुम्हें ये ज़रूर देखना है कि वहाँ पर एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन है या नहीं है। बात समझ में आ गई? देखो ऐसे बहुत से बिजनेस हो सकते हैं जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। बहुत से बिजनेस में एग्रीमेंट हो सकता है, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस हो सकता है, प्रॉफिट मोटिव हो सकता है, प्रॉफिट का शेयरिंग भी हो सकता है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये भी हो सकता है। ये सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो बिजनेस पार्टनरशिप नहीं हो सकता अगर ये वाला पॉइंट मिसिंग है, तो म्यूचुअल एजेंसी का पॉइंट मिसिंग है। तो बात समझ आ गई बच्चों? यानी कि मैंने यहाँ पे 7 पॉइंट बताए हैं। 7 पॉइंट में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 7वां। ये 6 पॉइंट तुम्हें यानी कि बहुत सारे बिजनेस में मिल सकते हैं, लेकिन 7वां पॉइंट जिस बिजनेस में होगा वही पार्टनरशिप कहलाएगा। यानी कि उनके बीच में आपस में एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन होना चाहिए। चलो बच्चों एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो दामू क्या करता है, ये दामू किसी के पास जाता है। मान लो ये कोई एक और है, इसका नाम देता हूँ हेमू। दामू जाता है हेमू के पास और दामू हेमू से कुछ गुड्स को खरीदता है, गुड्स परचेज करता है। कितने रुपए का? मान लो 50,000 रुपये का उधार। कैसे खरीदता है? ऑन क्रेडिट। ठीक है बच्चों, तो अगर दामू 50,000 रुपये का माल हेमू से खरीदता है, गुड्स परचेज करता है उधार, तो इस केस में दामू ने खरीदा है। अब बाद में हेमू पैसे मांगने आएगा, दामू से भी मांग सकता है, शामू से भी मांग सकता है, रामू से भी मांग सकता है। मान लो अगर हेमू पैसे मांगने आए रामू से, तो रामू ये नहीं बोल सकता कि भाई मैंने थोड़ी खरीदा है, दामू ने खरीदा है, दामू से मांगो, मेरे से क्यों मांग रहे हो, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकता। या शामू से, मान लो हेमू दामू से पैसे मांगने आ जाए तो शामू ये नहीं बोल सकता भाई मैंने तो खरीदा ही नहीं, दामू ने खरीदा, दामू से मांगो, मेरे से क्यों मांग रहे हो, ऐसा नहीं बोल सकता। यानी कि अगर दामू ने हेमू से माल खरीदा है तो हेमू इन तीनों से पैसे मांग सकता है, क्योंकि दामू ने जो काम किया है उस काम के लिए शामू भी बंध जाएगा, बाइंड हो गया, जिम्मेदार है, लायबल है, और उस काम के लिए
रामू भी लायबल है, ठीक है। हाँ, बस ध्यान में रखना कि गुड्स खरीदने की अथॉरिटी इसके पास होनी चाहिए, इसने अथॉरिटी के अंदर रह के ही काम किया हो, अथॉरिटी के बाहर जाकर काम ना किया हो, ठीक है बच्चों, इतना नोट कर लो। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।